अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, इरिटेबल मतलब कि इरिटेशन हो रही है, बाउल मतलब कि आपका इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। ठीक है, और सिंड्रोम मतलब कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिजीज़ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हमारे पास कुछ कार्डिनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एब्डोमिनल पेन। ठीक है, पहली चीज़ होगी एब्डोमिनल पेन। ठीक है, सेकंड चीज़ होती है अल्टर्ड बाउल हैबिट्स। ठीक है, बाउल हैबिट्स जो होते हैं वो अल्टर्ड हो सकती हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कभी कंस्टिपेशन होती है, कभी डायरिया होता है। ठीक है, कुछ के पेशेंट में ऐसे भी हो सकता है कि उसमें डायरिया जो है वो प्रीडोमिनेंट हो और कंस्टिपेशन जो है वो कभी कभार हो जाया करे। ठीक है, कुछ पेशेंट में ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट हो, और कुछ में ऐसा होता है कि कंस्टिपेशन और डायरिया जो होता है वो कंसेक्यूटिवली चल रहे होते हैं, मतलब कि 3 हफ्ते में 3 दिन एक चीज़ है तो हफ्ते में 3 दिन दूसरी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो एब्डोमिनल पेन हो गया, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हो गए। ठीक है, और कोई स्ट्रक्चरल एनॉमली नहीं होती, सिर्फ इरिटेशन होती है, इरिटेशन की वजह से एब्डोमिनल पेन होता है और आपके बाउल हैबिट्स जो होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइकोसोशल और बिहेवियरल इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, बेसिकली इसको आप ऐसे कर लो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, मतलब कोई बंदा डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है, या हमारे पास कोई स्ट्रेस में है, तो उसके वजह से भी इरिटेशन हो सकती है बाउल में। ठीक है, पहली चीज़ आपकी साइकोलॉजिकल हो गया। ठीक है, फिर आपका सेकंड चीज़ है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में बेसिकली हमारे पास ना दो तीन चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस हो सकता है। ठीक है, अब जो डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस होता है ना, उसमें हमारी जो सेरोटोनिन है ना, उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास 5-HT3 जो रिसेप्टर होता है ना, उसकी एक्टिवेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सेरोटोनिन का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जो कंस्टिपेशन इंड्यूस्ड प्रीडोमिनेंट आईबीएस होता है, उसमें हमारे पास 5-HT4 का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से कंस्टिपेशन हो जाती है। ठीक है, और थर्ड जो है वो हमारे पास मास सेल्स का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है फिजियोलॉजिकली आईबीएस हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड जो है वो ल्यूमिनल फैक्टर है। ठीक है, ल्यूमिनल फैक्टर में क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन का ल्यूमिन है उसमें कोई अनोमली है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कोई डाइटरी फैक्टर है, जैसे कि स्टार्च, या कोई पर्सन वीट या लैक्टोज। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि पेशेंट जो है वो वीट से इंटॉलरेंट है, जैसे कि सिलिक डिजीज़ में होता है। ठीक है, या तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से पेशेंट को कभी कभार इरिटेशन होती है इंटेस्टाइन में। ठीक है, मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस पे तो ये होता है, लैक्टेज एंजाइम नहीं होता, पेशेंट जो होता है वो दूध अड़ पी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें लैक्टेज होता है, लेकिन कभी कभार उस लैक्टोज की वजह से इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, और एज गोज फॉर द वीट एंड स्टार्च एज वेल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो डिस्ट्रप्शन ऑफ द इंटेस्टिनल माइक्रोबायोटा, मतलब माइक्रोबायोटा अगर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपका आईबीएस हो सकता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको मेन क्लिनिकल फीचर्स बता दिए। एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, अब एब्डोमिनल पेन जो होगा ना, वो फीसिस जब पेशेंट कर लेगा ना, वॉशरूम चला जाएगा, डेफिकेट कर लेगा, तो उसके बाद जो एब्डोमिनल पेन होगा ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैंने आपको बताया था कि अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, किसी में कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, किसी में डायरिया प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, थर्ड चीज़ है ब्लोटिंग, पेशेंट के जो है ना उसको गैस होगी पेट में। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं ना आईबीएस में, ठीक है, हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम कहते हैं रोम्स क्राइटेरिया। ठीक है, अब रोम्स क्राइटेरिया में बेसिकली क्या होता है ना, पेशेंट को होता है एब्डोमिनल पेन। ठीक है, अब जो एब्डोमिनल पेन होता है वो कंसेक्यूटिव 3 डेज़ के लिए होता है। ठीक है, फॉर कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स। ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ कि 3 दिन के लिए हुआ, ठीक है, फिर ठीक हो गया, फिर अगले महीने 3 दिन के लिए दोबारा हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर उसके अगले महीने 3 दिन के लिए दोबारा हुआ। ठीक है, अच्छा, अब ये एब्डोमिनल पेन जो होता है ना, ये हमारे पास डेफिकेशन के साथ इम्प्रूव कर जाता है। ठीक है, दूसरा एब्डोमिनल पेन जो होता है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्टूल के साथ भी
एब्डोमिनल पेन जो होता है वो हमारे पास चेंज होता है और अपीयरेंस ऑफ द स्टूल की वजह से भी वो चेंज होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपका रोम्स क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप जब बाकी चीज़ें करते हो ना वो नॉर्मल आती हैं, ठीक है। मतलब रोम्स क्राइटेरिया में तो मैंने आपको बता दिया, एब्डोमिनल पेन है जो डेफिकेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, मतलब उसके साथ इंप्रूव कर देता है फ्रिक्वेंसी और अपीयरेंस के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपने ब्लड से पिक किया वो नॉर्मल है, ठीक है। आपने कैलप्रोटेक्टिन का लेवल देखा है तो वो भी नॉर्मल है क्योंकि वो आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, ठीक है। इसके अलावा आपने एंडोस्कोपी किया उसमें भी आपको कुछ खास नज़र नहीं आया, कल्चर किया बैक्टीरियल को इन्फेक्शन था नहीं तो वो भी नॉर्मल है, इमेजिंग की है, एक्सरे एमआरआई सिटी स्कैन वगैरह की है वो भी आपको नॉर्मल मिला है, ठीक है। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब देखो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपने मैनेजमेंट में क्या करना है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले आपने पेशेंट को रीअश्योर करवा के उसको काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। रीअश्योरेंस में क्या होता है, आपने पेशेंट को बोलना है कि तुम घबराओ नहीं, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है कि मतलब पेशेंट तो बहुत घबरा जाते हैं, वो कहते हैं 3 दिन हमें मुसलसल जो होता है वो एब्डोमेन में पेन होता है, इसके अलावा ब्लोटिंग भी हो रही है, इसके अलावा जो है हमारा बाउल हैबिट्स भी अल्टर्ड हैं, ठीक है। और वो हर महीने जो है वो हमारे पास जो है वो 3 महीनों के लिए हो रहा है, ठीक है। 3 दिन के लिए होता है फिर ठीक हो जाता है, तो पेशेंट घबराया होता है तो उसको आपने रीअश्योर करवाना कि ये IBS है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसान है और हम लोग बहुत से मतलब थोड़े से मेजर्स लेंगे उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने रीअश्योर करवाना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। जब ये हो जाएगा फिर इसके बाद आपने डाइटरी चेंज करवानी है, ठीक है। डाइटरी चेंज में स्टार्च है, आपका लैक्टोज है, आपका वीट है, वो आपने स्टॉप करवा देना है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फॉडमैप, ठीक है। फॉडमैप इज़ फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड पोलियोल्स, ठीक है। तो इसको आपने स्टॉप करवा देना है, मतलब इसको रिड्यूस, मतलब रेजिस्टेंट फ्रूट जितने भी हैं उनको आपने कम रखवाना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने प्रोबायोटिक्स देने पेशेंट को क्योंकि उसका माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। पहले आपने रीअश्योर करवाना है, डाइटरी चेंजेस करवानी है, फिर आपने प्रोबायोटिक्स देनी है, ठीक है। फिर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे। एंटी डिप्रेसेंट में एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टामिन, ट्रिप्टलिन, ट्रिमेप्रामीन, इमेप्रामीन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। अब 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं जिसमें आपका ओडेनसेट्रोन, ग्रेनिसेट्रोन और पैलानोसेट्रोन आ जाता है। और फिर 5-HT4 एगोनिस्ट है जिसमें आपका आ जाता है मेटाक्लोप्रोमाइड एंड प्रूगैलोप्राइड, ठीक है। फिर इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हैं, इवन तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इतना खास ASA वगैरह ना, लेकिन हम लोग दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स होते हैं और साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, ठीक है। अब पेशेंट में ना हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है ना, तो सबसे पहले आपने रीअश्योर करवाना है, आपने डाइटरी चेंजेस करवानी है, ठीक है। अब पेशेंट को डायरिया है, डायरिया में आप क्या देते हो, एक तो आप लोपिरामाइड दे देते हो जो आपका जो है हमारे पास इमोडियम ड्रग जो हमारे घर आम तौर पर घरों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक आप कोलेस्ट्रामीन दे देते हो, ठीक है। लोपिरामाइड दे देना है और कोलेस्ट्रामीन दे देना है, ठीक है। ये दे देना है, एंटी डिप्रेसेंट है और 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। अब कंस्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है तो उसमें आपने क्या करना है, रीअश्योर करवाना है, फिर इसके बाद आपने डाइटरी चेंजेस करवानी है। अब कंस्टिपेशन है तो उसके लिए आपने फाइबर इंक्रीज़ करवा देना है डाइट में, ठीक है। और जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं ना जो स्टूल की मोटिलिटी इंक्रीज़ करवाते हैं, लैक्टोलोज हो गया, ठीक है, ये लेक्सेटिव्स वगैरह हो गए, इनको आपने इंक्रीज़ करवा देना। एंटी डिप्रेसेंट्स और 5-HT4 एगोनिस्ट दे देना है जिसमें आपको मेटाक्लोप्रोमाइड और प्लूकैरोप्राइड वगैरह आ जाता है, ठीक है। और फिर अगर पेशेंट में दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिवली डायरिया और कंस्टिपेशन दोनों प्रेजेंट है विद अलॉन्ग विद द ब्लोटिंग और पेन वगैरह ना, तो आपने यही करना है, रीअश्योर करवाना है, डाइटरी चेंजेस करवानी है, ठीक है। फिर आपने स्पैज़मोलिटिक देने की, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें स्पाज़म मारा है, ठीक है, मतलब स्पाज़म आता है फिर ठीक हो जाता है तो आपने स्पैज़मोलिटिक दे देनी है और फिर एंड में आपने एंटी डिप्रेसेंट्स दे देनी है, ठीक है। अब जो स्पैज़मोलिटिक्स हैं उसमें आप देते हो मैबीविरीन, ठीक है, मैबीविरीन, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।